राजा ज़ार अपनी रानी, 3 बेटियों मारिया, ओल्गा और एना और अपने बेटे इवान के साथ रहते थे। जब ज़ार बूढ़े हुए तो उन्होंने अपना राज्य इवान को सौंप दिया और कहा कि उनकी तीनों बेटियों की देखभाल ठीक से और उनकी शादी एक अच्छे घर में हो। कुछ सालों बाद इवान एक दिन अपनी बहनों के साथ गार्डन में घूम रहा था तो अचानक बिजली कड़की और बादल छा गए। फिर पूरे राज्य में एक भारी बारिश हुई। तभी एक चील वहां आई और खूबसूरत राजकुमार में बदल गई। उस राजकुमार ने मारिया को देखा और फिर इवान से मारिया का हाथ मांगा। कुछ दिनों में मारिया और उस राजकुमार की शादी हुई। उसके बाद वो राजकुमार मारिया को अपने राज्य में ले गया। 1 साल बाद फिर से इवान अपनी 2 बहनों के साथ गार्डन में घूम रहा था तो फिर से बारिश हुई और इस बार एक बाज आया जो कि एक राजकुमार में बदल गया। उसने ओल्गा को देखा और देखते ही राजकुमार से ओल्गा का हाथ मांगा। इवान ने शादी के लिए हाँ कर दी और शादी के बाद वो राजकुमार भी ओल्गा को अपने राज्य में ले गया। फिर ठीक 1 साल बाद इवान अपनी सबसे छोटी बहन एना के साथ घूम रहा था तो इस बार भी पिछली 2 बार की तरह हुआ। बिजली कड़की, बारिश हुई और इस बार एक कौवा आया जो कि एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने एना से शादी की और वो कौवा एना को अपने राज्य में ले गया। अब इवान अपने राज्य में अकेला रहता था। उसे अपनी बहनों की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने अपने सिपाहियों और मंत्री से कहा कि वो राज्य की देखभाल करे। वो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। उसके बाद इवान अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया। वह एक हिस्से से गुजरा जहाँ कुछ दिनों पहले एक युद्ध हुआ था। वहाँ इवान मारिया मोरेवना से मिला। मारिया मोरेवना की सेना का युद्ध अभी खत्म हुआ था और वह वहाँ तंबू लगाकर आराम कर रहे थे। तभी मारिया ने इवान को अपने तंबू में बुलाया और आराम करने को कहा। अगले 3 दिन और 3 रात तक इवान वहां रहा और इन 3 दिनों में मारिया और इवान को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। कुछ सालों तक वो बहुत खुशी और शांति से रहे। एक दिन मारिया इवान के पास आई और उसे कहा कि वह राज्य के दूसरे हिस्से में युद्ध करने के लिए जा रही है। जब तक वो वापस नहीं आ जाती इवान को ही राज्य संभालना है। मारिया ने इवान को एक और चेतावनी दी कि वह किसी भी हालत में महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में नहीं जाए। मारिया के जाने के बाद इवान अकेला रह गया। तभी उसने सोचा कि महल में ऊपर वाले कमरे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मारिया ने उसे मना किया। यह जानने के लिए इवान महल के ऊपर वाले कमरे में चला गया और उसने देखा कि वहां कमरे में एक बहुत बड़ा जायंट जंजीरों में बंधा हुआ फर्श पर पड़ा है। उस जायंट ने इवान को देखा और इवान से प्रार्थना की कि उसे पानी पिला दे। उसने 10 साल से पानी तक नहीं पिया तो इवान ने उस पर दया दिखाई और उसको पानी पिला दिया। उस जायंट ने 2 बाल्टी पानी पिया और उन लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ दिया। वह कोई साधारण जायंट नहीं बल्कि कोशे द डेथलेस था। तभी कोशे ने इवान को कहा कि वह अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देख पाएगा और वो तूफान बनकर खिड़की से उड़ गया। साथ ही मारिया जो युद्ध से लौट रही थी उसे अपने साथ उड़ाकर अपने राज्य में ले गया। इवान बहुत उदास था। वो अपने महल में बैठकर रोने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने प्यार को बचाने की सोची। वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। 3 दिनों तक चलने के बाद उसे एक सुंदर महल दिखा और पास ही पेड़ पर एक चील को बैठे हुए देखा। इवान को देखते हुए चील राजकुमार में बदल गई। यह वही राजकुमार था जिसने मारिया से शादी की थी और यह उसी का राज्य था। वह इवान को लेकर महल में गया। वहां इवान 3 दिन तक रहा। फिर उसने वहां से जाने को कहा। जाते समय राजकुमार ने इवान को अपना चांदी का चम्मच वहीं छोड़ने को कहा जिससे उन्हें पता चल सके कि इवान ठीक है। फिर इवान घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। अगले 3 दिन चलने के बाद वह अपनी दूसरी बहन ओल्गा के राज्य में पहुंच गया। वह वहां कुछ दिन रुका। जाते समय उस राजकुमार और ओल्गा ने उसे कहा कि वह अपनी चांदी का कांटा वहीं छोड़ जाए ताकि वह देख सकें कि इवान ठीक है। अगले 3 दिन चलने के बाद उसने एक और महल को देखा जो कि ओल्गा और मारिया के महल से भी सुंदर था। वही पास में वो कौवा भी था जो इवान को देखते ही राजकुमार में बदल गया। वह राजकुमार एना का पति था। वो उनसे मिला और अगले 3 दिनों तक इवान एना के राज्य में रहा। जाते समय इवान अपना चांदी वाला तंबाकू का डिब्बा वहीं छोड़ जाता है। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद इवान को एक महल दिखाई देता है। यह महल कोशे का था। इवान महल में जाता है। वही महल के बगीचे में वह मारिया को देखता है। मारिया इवान को कहती है कि अभी कोशे शिकार पर गया है तो इवान इसका फायदा उठाता है और मारिया को अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाता है अपने राज्य की ओर। तभी शिकार से लौट रहे कोशाई को अपने घोड़े से पता चलता है कि इवान मारिया को ले गया है। यह जानकर कोशाई अपनी जादुई घोड़े पर बैठकर जाता है और मारिया को पकड़ लेता है और मारिया से कहता है कि उसके साथ चले तो वह इवान को नहीं मारेगा क्योंकि अतीत में उसने कोशाई पर दया की थी। यह सुनकर मारिया उसके साथ चली गई पर इवान ने हार नहीं मानी। वो फिर से अगले दिन कोशाई के महल में पहुंचा। तभी मारिया ने इवान को कहा कि कोशाई वापस आने वाला है पर इवान उसकी बात को ना मानकर मारिया को साथ ले जाता है। तभी कोशाई को वापस खबर मिलती है और वो वापस जाकर मारिया को पकड़ लेता है।
और आइवान को धमकी देता है कि अगर वो ऐसा फिर से करता है तो उसे मार देगा। इस बार आइवान राज्य लौट आया और कई दिनों तक इंतजार किया, पर परेशान होकर आइवान फिर तीसरी बार कोशे के महल में पहुंचा और मारिया को साथ चलने को कहा, लेकिन मारिया उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर वो फिर से ऐसा करते हैं तो कोशे उसे मार डालेगा। तो आइवान ने कहा कि साथ न रहने से अच्छा मेरे लिए मर जाना होगा। तभी वह मारिया को लेकर निकल पड़ा। कोशे को फिर से जादुई घोड़े से पता चल गया। वह गया और उसने आइवान को फिर से पकड़ लिया। उसके बाद उसने आइवान को कई टुकड़ों में काट दिया और उसे बैरल में डालकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ये हुआ, कांटा, चम्मच और चांदी का डिब्बा जो अपनी बहनों को देकर आया था, यह सब काले पड़ गए, जिससे इन सबको पता चल गया कि आइवान के साथ कुछ बुरा हुआ है। तो तीनों राजकुमारों ने उसे बचाने की सोची। चील ने बैरल को समुद्र में ढूंढ लिया और उसे किनारे पर ले आई। बाज जिंदा लोगों का पानी लेने के लिए गया और कौवा मरे हुए लोगों का पानी लेने के लिए गया। उसके बाद तीनों ने मिलकर बैरल को तोड़ दिया, उसके टुकड़ों को वापस सही से रखा। इसके बाद कौवे ने उन पर मरे हुए लोगों का पानी डाला, जिससे कि वो सारे आपस में जुड़ गए। बाज ने उस पर जिंदा लोगों का पानी डाला, जिससे आइवान वापस जिंदा हो गया। इसके बाद आइवान ने सभी का धन्यवाद किया और कोशे के महल की ओर वापस निकल पड़ा। जब सुबह कोशे शिकार पे गया तो आइवान महल में घुस गया और मारिया से कहा कि पता लगाए कि उसे वो जादुई घोड़ा आखिर कहाँ से मिला। जब कोशे शाम को वापस लौटा तो मारिया ने बातों ही बातों में पूछ लिया कि उसे जादुई घोड़ा कहाँ से मिला। तभी कोशे ने बताया कि उसे वो जादुई घोड़ा बाबा यागा से मिला है, जो कि नदी के उस पार रहती है, और उस नदी को पार करने में उसकी जादुई रुमाल ने मदद की थी। जब कोशे सो रहा था तो मारिया ने उसका जादुई रुमाल चुरा लिया और उसे आइवान को दिया और उसे दूसरी तरफ बाबा यागा के घर जाने को कहा। तभी आइवान उस ओर निकल पड़ा। आगे जाकर उसे आग की नदी दिखी तो उसने अपना जादुई रुमाल लहराया, जिससे नदी पर एक पुल बन गया और वो नदी को पार कर पाया। आइवान बहुत भूखा था। उसने एक पक्षी और उसके बच्चे को देखा और उन्हें खाने की सोची, लेकिन पक्षी ने कहा कि ऐसा ना करें क्योंकि हो सकता है भविष्य में उसको उनकी जरूरत पड़े। यह सुनकर आइवान आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, पर मधुमक्खियों ने उससे कहा कि वो उनका शहद ना खाए क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि उसको उनकी जरूरत पड़े। थोड़ी दूर और चलने के बाद आइवान ने एक शेरनी और उसके एक छोटे बच्चे को देखा, तो शेरनी ने कहा कि हो सकता है उसे उसकी जरूरत पड़े, इसलिए उसके बच्चे को ना खाए। वह आगे चलता गया और अंत में उसे बाबा यागा का घर दिखा। वहां जाकर उसने बाबा यागा से काम की मांग की, तो बाबा यागा ने उसे घोड़े का अस्तबल संभालने को कहा और चेतावनी दी कि अगर एक भी घोड़ा भाग गया तो वह उसका सिर काट देगी, और अगर वह काम करने में सफल रहा तो वह उसे इनाम देगी। बाद में इवान ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह बाबा यागा ने अपने घोड़ों से कहा कि जब आइवान उन्हें मैदान में ले जाए तो भाग जाए। जैसे ही आइवान दोपहर में घोड़ों को लेकर मैदान में गया तो सभी घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। आइवान मैदान में बैठकर उन्हें देखने लगा। तभी वो पक्षी बाकी पक्षियों के साथ झुंड मिलाकर घोड़ों को वापस अस्तबल ले आया। जब बाबा यागा ने अपने घोड़ों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वो वापस नहीं आते तो पक्षी हमारी आंखें खा जाते। तो बाबा यागा ने इस बार घोड़ों को जंगल की गहराई में भागने को कहा। अगले दिन घोड़े जब जंगल में भागे तो आइवान की मदद उस शेरनी ने की जिसके बच्चे को उसने छोड़ा था। शेरनी ने घोड़ों को डराया और घोड़े वापस अस्तबल आ गए। बाबा यागा फिर से घोड़ों पर गुस्सा हुई और उन्हें इस बार समुद्र में भागने को कहा। इवान अगले दिन उठा और फिर घोड़ों को लेकर गया। घोड़े फिर से भागे तो इस बार मधुमक्खियों ने घोड़ों को समुद्र में जाने से रोका। एक मधुमक्खी आइवान के पास आई और उसे बोली कि बाबा यागा के घर जाकर छुप जाना और रात को एक छोटा सा बछड़ा लेकर भाग जाना। आइवान रात को अस्तबल में छिप गया और मौका देखकर वह बछड़ा लेकर भाग गया। आग की नदी को उसने अपने रुमाल की मदद से पार किया। जैसे ही बाबा यागा को ये पता चला तो आइवान के पीछे दौड़ी, पर वो आग की नदी में गिर गई। अगले दिन सुबह जब आइवान ने बछड़े को बांधा तो वो एक बड़े घोड़े में बदल गया। उस घोड़े पर सवार होकर आइवान कोशे के महल की ओर निकल गया। वहाँ उसने मारिया को फिर से घोड़े पर बिठाया और अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। कोशे उसे रोकने के लिए फिर से आया, पर इस बार आइवान के घोड़े ने कोशे के सिर पर वार किया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मारिया ने कोशे का घोड़ा ले लिया। आइवान और मारिया दोनों अपने राज्य की ओर निकल पड़े। उसके बाद मारिया और आइवान ने अपने राज्य एक कर लिए और खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।